हिंदी शिक्षण कक्षा अष्टम। हिंदी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों का अध्ययन इस वीडियो में कराया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। विराम चिन्ह, इन्हें अंग्रेजी भाषा में पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। पंक्चुएशन मार्क्स, विराम चिन्ह। सामान्यतः विराम चिन्ह का अर्थ है, विराम मीन्स रुकना अर्थात ठहराव। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। और मौखिक भाषा में भी हमें बोलते समय विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर अपनी बात को कहना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा शुद्ध, व्यवस्थित, परिमार्जित और सुगम, सर्वग्राह्य, प्रभावशाली बन जाती है, आकर्षक बन जाती है। और जहाँ विराम चिन्ह नहीं है वहाँ बोल दिया, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं आता है तो भाषा बिखर जाती है और उसका कुछ भी अच्छा महत्व नहीं होता है। उसका प्रभाव भी सुनने वाले पर अच्छा नहीं पड़ता है और ना ही बात ठीक से समझ में आती है। इसलिए विराम चिन्हों का भाषा का चाहे लिखित रूप हो अथवा मौखिक रूप हो, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। आइए अब हम विराम चिन्हों की ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ वाक्यों को आपके लिए सुना रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। अभिनव को रोको, मत जाने दो। सुनिए ध्यान से पुनः। अभिनव को रोको, मत जाने दो। तो मैंने अभिनव को रोको पर रुका, यानी यहाँ पर अल्प विराम लगाया। उसके बाद मत जाने दो दूसरा वाक्यांश बोला। तो इसका वाक्य का अभिप्राय हुआ कि अभिनव को रोको, उसे मत जाने दो। अब इसी वाक्य को अगर हम विराम चिन्ह को गलत स्थान पर या दूसरे स्थान पर लगा दें तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा, देखिए। अब बोल रहा हूँ मैं इसी वाक्य को कुछ बदल कर, शब्द वही रहेंगे। अभिनव को रोको मत जाने दो। अब जो है रोको की जगह अल्प विराम हमारा मत के सामने आ गया। तो ये शब्द इस प्रकार से बोले जाएंगे, अभिनव को रोको मत जाने दो। अभी हम कह रहे थे अभिनव को रोको मत जाने दो, अब उसका ठीक उल्टा अर्थ हो गया। इससे सिद्ध होता है कि विराम चिन्हों का कितना अधिक भाषा में महत्व है। यानी विराम चिन्ह का अगर अनुचित प्रयोग कर दिया जाए तो वाक्य का अर्थ ही विपरीत उल्टा हो जाता है, एकदम उल्टा अर्थ हो जाता है। अभी कह रहे थे रोको मत जाने दो, अब कह रहे हैं रोको मत जाने दो। एक ही वाक्य है, शब्द वही हैं, परंतु विराम चिन्ह का प्रयोग इस वाक्य को दो तरह से स्पष्ट कर देता है, दो अर्थ बना देता है, पॉजिटिव और निगेटिव। उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा कि अल्प विराम का उचित प्रयोग न होने से वाक्य अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। पहला है अभिनव को रोको मत जाने दो, वही वाक्य हम दोबारा बोल रहे हैं, अभिनव को रोको मत जाने दो। इस तरह से विराम चिन्ह का उचित प्रयोग या अलग अलग प्रयोग करने से एक ही वाक्य दो भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट कर देता है। यही विशेषता विराम चिन्हों की होती है। अब हम आगे विराम चिन्हों का अतिरिक्त रूप से और विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा में अनेक विराम चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं। मैं जो सारणी दे रहा हूँ इसमें 12 तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। नंबर 1 पूर्ण विराम, दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह, तीसरा विस्मय सूचक चिन्ह, चौथा अर्धविराम, पांचवा अल्प विराम, छठा विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। फिर है योजक चिन्ह, नेक्स्ट निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक। इस प्रकार से ये 10 विराम चिन्ह हुए। और इसके अलावा 11वां लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह, जो एक शून्य लगा देते हैं छोटा सा, वो
लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह, और 12वां हंस पद या त्रुटि पूरक। इस प्रकार से ये 12 चिन्हों की बात हम करेंगे और प्रत्येक चिन्ह के बारे में विस्तार पूर्वक उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यानपूर्वक विराम चिन्हों का प्रयोग, उन चिन्हों को समझना, उनके नाम पहचानना, ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और फिर इनका प्रयोग कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। अगर हम इनका प्रयोग कहीं अनावश्यक रूप से कहीं दूसरी जगह कर देते हैं जहाँ नहीं करना है, तो उस वाक्य को बोलने में या उसके भाव में क्या अंतर आ जाता है, इस बात का भी हम इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। तो विराम चिन्हों को अच्छी तरह समझने के लिए पहले विराम चिन्ह लिखें, उनके नाम लिखें, उन्हें पहचान लें, फिर उनको उदाहरण के द्वारा हम आपको प्रत्येक विराम चिन्ह के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे। जैसे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम देखिए क्या है, ये जो है आपके सामने जो आई जैसा अंग्रेजी में लेटर होता है, इस तरह का विराम होता है। और इसी के सामने पूर्ण विराम क्या होता है, इसका क्या महत्व है, और ये उदाहरण हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यानपूर्वक समझनी भी है और चिन्ह को देखकर उदाहरणों को भी पहचानना है। और बोलना कैसे है, विराम चिन्ह पर क्या करना है, कहाँ रुकते हैं, कितना रुकते हैं, ये सब इस विराम चिन्ह के इस पाठ में आपको हम विस्तार पूर्वक प्रैक्टिकल से यानी उदाहरण देकर आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जिसे कहते हैं, ये चिन्ह वाक्यों के अंत में लगता है। जैसे सभी सैनिक मिलकर आक्रमण करते हैं। सभी सैनिक मिलकर आक्रमण करते हैं। दूसरा उदाहरण है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ, तो हूँ पर विराम लगेगा। आक्रमण करते हैं, विराम। तीसरा उदाहरण है, राजेश खाना खा रहा है, विराम। पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, विराम। ये पूर्ण विराम है। इस प्रकार हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम लगता है। पूर्ण विराम पर थोड़ी सी विश्रांति होती है, यानी सांस लेते हैं, रुकते हैं थोड़ा और अगले वाक्य के लिए सांस भरते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सभी बच्चे जानते हैं। यह चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए होता है। जैसे यह किसी वाक्य के अंत में लगा है तो इसका मतलब इसमें कुछ बात पूछी जा रही है। ये हमारा जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, क्योंकि इसके सामने प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा होता है। जैसे वह व्यक्ति कौन था, या कौन था वह व्यक्ति, अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप किसका घर पूछ रहे हैं भाई साहब, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार से आप अन्य अनेक वाक्य उदाहरण के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, आपका क्या नाम है, आपका गांव कौन सा है, आप किस गांव में रहते हैं, आपके ज़िले का क्या नाम है, आप किस प्रदेश राज्य में रहते हैं, हमारे देश की राजधानी का क्या नाम है। इस प्रकार से अनेक जो प्रश्न हैं वह सभी में क्वेश्चन मार्क अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य रहता है। प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह अंग्रेजी में से क्वेश्चन मार्क कहते हैं। इसके बाद तीसरा है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय, ये चिन्ह घृणा, विस्मय, शोक, हर्ष या आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए भी लगाया जाता है। इसे संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। विस्मय आदि सूचक चिन्ह या संबोधन चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे हे मुनि, आपको मेरा प्रणाम है, हे राजन, आप आज्ञा कीजिए। तो हे राजन पर यह चिन्ह लगेगा, एक विराम जैसा, उसके नीचे बिंदु होता है, ये संबोधन चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह कहलाता है। और विस्मय शोक हर्ष वाले वाक्य हैं, वाह आज तो पापा जी मिठाई लाए हैं, वाह पर संबोधन चिन्ह। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, अरे विस्मय आदि, विस्मय का भाव। इसी प्रकार से
घृणा, शोक, ओह बहुत बुरा हुआ। ओह के सामने विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा, ओह। हाय, ये क्या हुआ, हाय के सामने विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा। अगला विराम है अर्ध विराम। इसमें एक बिंदु, उसके नीचे कोमा लगा होता है। अंग्रेजी में इसे कॉमा कहते हैं, नीचे जो चिन्ह है इसे अल्प विराम, हमारे हिंदी में अल्प विराम कहेंगे। तो अल्प विराम के ऊपर एक बिंदु लगा होगा, इसे अर्ध विराम कहेंगे। यह चिन्ह एक से अधिक समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच तथा एक ही वाक्य में दो भिन्न भिन्न बातों को अलग करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे विद्या अनमोल धन है, अर्धविराम लगाएंगे। फिर है खर्च करने से बढ़ता है, यानी विद्या अनमोल धन है, अर्धविराम खर्च करने से बढ़ता है। दूसरा उदाहरण देखिए, माता जी आ गई हैं, अर्धविराम, यानी एक बिंदु के नीचे कोमा लगाना है, अर्धविराम ऐसे कहेंगे। माता जी आ गई हैं, पिताजी न जाने कब आएंगे। तो बीच में जो हमारे दो वाक्यों के बीच में जो अर्धविराम लगेगा, एक जो बिंदु है उसके नीचे अल्प विराम लगा देते हैं, तो ये अर्ध विराम कहलाता है। अगला विराम है अल्प विराम, यानी जो बिंदु हटा दीजिए, जो खाली कॉमा रह गया, इसे अल्प विराम कहेंगे। अंग्रेजी में इसे कॉमा कहते हैं, कॉमा, COMA, कॉमा। इन चिन्हों के द्वारा वाक्य के बीच में अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकना होता है, तब इनका प्रयोग करते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा रुकना होता, बहुत कम। तथा वाक्य में आए एक ही जाति के विभिन्न पदों, पदबंधों या उपवाक्यों के बीच में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और कई चीज़ें हों, कई वस्तुएं हों या कई नाम हों, तो उन सबको लिखने के लिए हर नाम के साथ कॉमा लगता रहेगा और अंतिम शब्द से पहले कॉमा नहीं लगता है, उसमें तथा और व इस प्रकार के शब्दों को जोड़ा जाता है। तो भाषा सुंदर, व्यवस्थित और आकर्षक हो जाती है। जैसे उदाहरण की ओर ध्यान दें, मैं जो पुस्तक के उदाहरण ले रहा हूँ, ज़्यादातर ये कक्षा 8 की पुस्तक है व्याकरण की। इस पुस्तक का नाम है बच्चों हिंदी व्याकरण एवं रचना। इस पुस्तक से मैं कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूँ आपके सामने। और दूसरी पुस्तक मेरे पास है, एक और पुरानी पुस्तक भी है, वह है व्याकरण गरिमा। तो विभिन्न पुस्तकों से हम आपके लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं, मेहनत से तैयार करते हैं, तो आप उनसे लाभ उठाइएगा, अपना ज्ञान बढ़ाइएगा। और कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें अपने जो एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, उनमें आप अपनी बात पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल में आपको कमेंट्स देने की सुविधा नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में शिक्षा संबंधी आप कोई भी प्रश्न हमसे अपनी कक्षा अनुसार पूछ सकते हैं। तो प्रिय भैया बहनों, अब आगे बढ़ते हैं अल्प विराम की ओर। तो अल्प विराम का प्रयोग कर रहा हूँ आज। हर्ष, मोनू और प्रीति विद्यालय नहीं आए, तो हर्ष के बाद कोमा लगेगा, यानी ये अल्प विराम। मोनू और प्रीति, और अंतिम जो शब्द है जैसे मोनू और प्रीति, तो यहाँ पर और तथा ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं है हर्ष, मोनू, प्रीति विद्यालय नहीं आए, तो मोनू के बाद कोमा लगाएंगे तो ये भाषा का सही प्रयोग, अच्छा प्रयोग नहीं माना जाता है। तो अंतिम जो शब्द आएगा वहाँ कोमा ना होकर और, तथा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है आदि। दूसरा उदाहरण देखिए, नहीं मैं खीरा नहीं खाता। बच्चों ये मैं पेज नंबर 115 से पढ़ रहा हूँ, आप अपनी पुस्तक में खोज लें और वीडियो की सहायता भी लें। ऑडियो सुनते रहें, किताब सामने, कानों से ध्यान से ऑडियो सुने और वीडियो की हेल्प से अपना अध्ययन बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से करें। पहला हो गया, आज हर्ष, मोनू और प्रीति विद्यालय नहीं आए। दूसरा उदाहरण है नहीं, अब देखो मैं रुक रहा हूँ ना, कोमा लगाए, नहीं मैं खीरा नहीं खाता। अब बीच में नहीं रुकेंगे, मैं खीरा नहीं खाता, यहाँ कोई विराम चिन्ह नहीं है। नहीं मैं खीरा नहीं खाता, और नहीं पर थोड़ा सा रुकना है, बहुत हल्का सा। और विराम होता है पूर्ण विराम, वहाँ ज़्यादा रुकते हैं, अल्प विराम में थोड़ा रुकते हैं, अर्ध विराम में दो वाक्यों के बीच में, दो उपवाक्यों के बीच में स्थान होता है रुकने का, तो उस हिसाब से थोड़ा सा गैप किया जाता है बोलने में।
विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से भाषा बहुत सुंदर और आकर्षक और प्रभावशाली बन जाती है और वो बहुत ही रोचक और कानों को प्यारी लगती है। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, ये विवरण चिन्ह कई प्रकार से हैं। या तो 2 बिंदु लगे होते हैं जैसे विसर्ग होती है, या फिर जो तिरछी लकीर खिंची होती है, ऑब्लिक जिसे बोलते हो आप, और इसके बाद 2 बिंदु और सामने लंबी डैश, ये वाले इस तरह के 3 प्रकार के चिन्ह विवरण चिन्ह कहलाते हैं। ये चिन्ह किसी विषय के विवरण या व्यापक जानकारी से पूर्व लगाए जाते हैं। कोई सा भी चिन्ह यूज कर सकते हैं, इनमें कोई ये अनिवार्यता नहीं होती है कि ये वाला क्यों नहीं लगा दिया। तीनों ही हाँ आवश्यकता के अनुसार दिखाई देते हैं। जैसे मान लो कोष्ठक में 2 शब्द हैं और आपको उचित भरना है तो बीच में ऑब्लिक वाला ये लगेगा, तिरछा वाला, ठीक है, तो ये विवरण चिन्ह हो जाते हैं। अब उदाहरण है जैसे लिंग के 2 भेद होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने 2 बिंदु लगाए हैं, फिर है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और दूसरा उदाहरण है बच्चों, भारतीय सभ्यता का सूत्र है सत्यम शिवम सुंदरम। तो सूत्र है, यहाँ पर आप या तो ये लंबी डैश लगा सकते हैं विवरण चिन्ह की, या 2 बिंदु डैश वाला भी लगा सकते हैं, या फिर इन्होंने पुस्तक के जो लेखक हैं उन्होंने 2 बिंदु वाला लगाकर दिखाया है। तो इनमें कोई ऐसी त्रुटि नहीं मानी जाए, लेकिन ऑब्लिक तिरछा वाला नहीं लगेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखें। आप 2 बिंदु डैश वाला लगा सकते हो, या विसर्ग वाला जो चिन्ह है ये भी विवरण चिन्ह की तरह काम में आता है। बात समझ में आ गई होगी। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होते हैं ये चिन्ह 2 शब्दों के बीच, ये 2 चिन्हों के बीच लगाए जाते हैं जो किसी संबंध के कारण एक साथ आते हैं। जैसे राम सा पुत्र, लक्ष्मण सा भाई, सीता सी पत्नी। इसके अलावा 2 समान शब्द होते हैं, योजक चिन्ह उनके बीच में लगता है। जैसे द्वंद्व समास में ज़्यादातर प्रयोग होता है, या मैत्री वाले 2 शब्द होते हैं उनमें भी प्रयोग होता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, भाई बहन, माता पिता, गुरु शिष्य, रात दिन, सज्जन दुर्जन, ऊंच नीच। इस प्रकार के आदि अनेक शब्द होते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह जरूर होता है। इस योजक चिन्ह से उसमें शब्द मैत्री होती है, यह अति आवश्यक होता है। अगला चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, ये चिन्ह किसी कथन से पहले उदाहरण देने या कवि लेखक का नाम लिखने से पहले आदि स्थानों पर लगाए जाते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब लंबी डैश लगेगी, इसे निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा में जो वाक्य लिखा जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ब्राह्म पूरा वाक्य हो गया, ब्राह्म लगेगा और इन्वर्टेड कोमा लग जाते हैं दोनों ओर से। जो किसी विशेष कथन होता है किसी महापुरुष का, उसे हम इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। तो यहाँ तो इन्वर्टेड कोमा लगा नहीं है उद्धरण चिन्ह वाला, यहाँ केवल निर्देशक चिन्ह लगा के दिखाया गया है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है हरिवंश राय बच्चन डैश अग्निपथ, यानी हरिवंश राय बच्चन की रचना अग्निपथ है, तो डैश लगेगी, लंबी डैश बीच में, इसे निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। अगला ब्राह्म चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो मैंने अभी बात की, तुम मुझे खून दो आज़ादी दूंगा, इसके दोनों ओर जो चिन्ह लगते हैं उन्हें उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। ये सिंगल और डबल 2 होते हैं, या तो शुरू में एक उल्टा कोमा और अंत में एक 9 की तरह से, जैसे 9 अंग्रेजी का बनता है उस टाइप का एक कोमा लगता है। तो आमने सामने इस प्रकार के दोनों साइड से इस सेंटेंस को बंद करते हैं, उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो तुम के ऊपर पहले शुरू में तुम के ऊपर एक साइड में, ऊपर की साइड में कोमा लगेगा और अंत में दूंगा के बाद, विराम के बाद इसको क्लोज करेंगे, तो ये उद्धरण चिन्ह होता है। ये सिंगल हुआ। इसी तरह डबल कोमा शुरू में ऊपर उल्टा, जैसे मान लो 66 लिखा और इधर 99 लिखा, ऐसे करके, यानी 66 और एंड में 99, इस प्रकार के चिन्ह जो है होते हैं, तो इन्हें उद्धरण चिन्ह कहते हैं। सिंगल या डबल लगा सकते हैं। ये चिन्ह प्रत्यक्ष कथन में या किसी विशेष नाम या शीर्षक को उद्धृत करने के समय लगाया जाता है। ये चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एकहरे उद्धरण सिंगल वाले और दोहरे उद्धरण चिन्ह डबल चिन्ह होते हैं।